हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और इसी पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे हास्यकरण का। आपको समझेंगे कि हास्यकरण क्या है और कैसे किसी चीज को हास्यकरण यानी कि किनारे पर ला दिया जाता है। उन सब मुद्दों को पढ़ेंगे। तो एक इमेज आप देख रहे हैं, क्लियर है। और ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सारे लोग हैं, महिला खड़ी हुई हैं, देखिए सिर से अपनी धोती को बांधी हुई ये महिला खड़ी है, क्लियर है। और इसको जानेंगे और समझने के लिए प्रयास करेंगे। लेसन नंबर 5 है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप याद रखिए। हास्यकरण की समझ को थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज हाशिए पर है, हाशिए का मतलब आपके किनारे पर है, उसका होने का मतलब क्या है, क्लियर है। इसको समझने का और जानने का प्रयास करें। आज कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उन्हें बाईं ओर खाली जगह होती है। कह रहे हैं आज कॉपियों के जिन पन्नों पर हम लिखते हैं उनके बाईं ओर खाली जगह होती है। आमतौर पर लिखा नहीं जाता, पन्ने का हाशिया कहा जाता है, यानी कि जो बचा हुआ शेष भाग है उसको हाशिया कहते हैं। मान लीजिए अब जैसे कि यही पेपर है, अब ये जो भाग बचा हुआ है दोनों तरफ, ये हाशिया है। क्या है? हाशिया, यानी कि शेष बचा हुआ भाग। तो कह रहे हैं बाईं ओर जो खाली जगह है वो क्या है? वही हाशिया है। कुछ ऐसा ही समाज भी है। हाशिया का मतलब होता है जिसके किनारे या हाशिए पर ढके होंगे। ऐसे में व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। एक चीज ऐसी है जो अपनी कक्षा या खेल में कभी भी महसूस नहीं किया। कक्षा के ज्यादातर बच्चों को नहीं, यानी कि संगीत और फिल्म को भी रुचि अलग तरह की है। अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है तो औरों की तरह ही आप गपशप में ज्यादा मजे नहीं। अगर आप वह खेल खेलते हैं तो ज्यादा बच्चे खेलना चाहेंगे। अगर आप पहनावा अलग है तो इसमें गुंजाइश बढ़ जाएगी। आपके संगी साथी आपके बीच को कहीं मनमाने करेंगे। इस तरह से आपको ये महसूस कराते हैं कि औरों से अलग हैं। गोया आपकी एक बात पर एहसास और आपकी सोच और आपके व्यवहार से सही और पसंद नहीं। ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे हास्यकरण का एक बेसिक जो मतलब है वो मुझे बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक, उस बेसिक हास्य का मतलब आपको समझ। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, आगे बढ़े। कक्षा की तरह भी समाज के समूह और समुदाय हो सकते हैं। कह रहे जिस तरह कक्षा के समाज और समूह है, ऐसे ही हमारे समाज में भी समूह हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्य की वजह हो सकती है कि उनको बेदखल है, उनको पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हाशिए में कमतर की वजह से शेष मुकाबले पर मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं और खुद हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशिया समूह के लोग दुश्मन और डर के भाव से भी दिखते हैं। फैसले में अलग थलग किया ऐसा चुनिंदा मौके फायदा उठाने से रोक देता है। हाशिए की समुदाय पर अपने अधिकारों की आवाज उठाने में चूक करते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास है। धन दौलत, ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर, इसका मतलब यह है कि हास्यग्रहण किसी एक कार्य के रूप में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दायरे सबको हास्य में महसूस करने का विश्वास करते हैं। इस अध्याय में आपको ऐसे दो समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आप देखेंगे क्या है हास्य। तो एक शब्द है आदिवासी और एक है हास्यकरण। आदिवासी को आप समझते होंगे ऐसे व्यक्ति जो समाज की मूलभूत विचारधारा से हटके जंगलों में रहकर अपना निवास करते हैं और जंगल की जीवन संपदा पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, अब दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है। सोमा और हेलेन
दादी जी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। अरे देखो, आदिवासी की नाव। दादू, ये आदिवासी को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाते हैं? कह रहे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाते हैं? ठीक। हाँ, क्या हमारे बारे में कुछ और नहीं जानते? सही कहें तुमने, आदिवासी की दुनिया बहुत समृद्ध है। कह रहे जो आदिवासी उनकी दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोग इस बात से कुछ पता नहीं निकालते। कह रहे इससे कुछ पता नहीं निकालते। क्या? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरतों की सारी चीजें जमीन और जंगल से मिल जाती थी, और धरती और जंगल और नदियां बहुत कदर करते थे। तभी अचानक तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं है। हमारे वन के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारे जंगल को साफ कर दिया। जंगलों को बेचकर हमारी पिटाई की। हमें अदालत में घसीटा था और वहां वकील ना मिला और ना अपना मुकदमा हम खुद लड़ सके। सोच के देखिए, जिस जगह तुम रह रहे हो तुमको अचानक सरकार कहे, ठेकेदार कहे कि खाली कर दीजिए, अभी जगह तुम्हारी नहीं है, तो कितना बड़ा दुख उनको झेलना पड़ा। और ऐसा ही हुआ इन आदिवासियों के साथ, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा रूप हमको देखने के लिए मिलता है। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से तो बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ना पड़ा। कह रहे हम में से बहुत सारे लोग जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। आसपास के कस्बों में जाकर काम धंधे में समय समय पर जाते उन्हें काम करने लग गए। भैया कुछ नहीं मिला तो आपस में कहीं गए और काम धंधे पर लग गए। फिर अफसर आए, उन्होंने हमारी जमीनों के नीचे लोहे के भंडार और निकालने चाहे। उन्हें बड़े बड़े वायदे किए। कहते हैं कि अगर हमारी जमीन उन्हें बेच दी जाएगी तो नौकरी पे पैसे देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तो कागजों पर अंगूठों के निशान भी लगवा लिए। ये पता नहीं था कि अंगूठे के निशान लगाकर हमारी जमीन बेची जा रही है। मुट्ठी भर लोगों को छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया गया और ज्यादातर लोगों को अपनी जमीनें नहीं बेचनी पड़ी। अब देखिए, तो सब कुछ क्या हुआ? जबरदस्ती हुआ। तो ये यहाँ से दिखा रहे हैं परंपरा कहानी कहाँ शुरू हुई कि लोग केवल आदिवासी के बारे में इतना ही जानते हैं कि वो क्या पहनते हैं, किस तरह के कपड़े, और नाचते हैं, बस। इससे ज्यादा वो आपका नहीं जानते। तो वो कहानी बता रही कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम कैसे दिन आपको हमको अपना पूरा जंगल खाली करना पड़ा, कारण क्या रहा, ये सारी चीज वो आपको बताने समझने का प्रयास। क्लियर है कि नहीं? देखिए, आप मुझे बताइए उत्तराखंड में कौन से ट्राइबल को आदिवासी ट्राइबल के रूप में जाना है? बताइए। चलिए देख लेते हैं। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू की। वे हमें तरह तरह के धमकाने लगे, हमें तरह तरह से पहले मारपीट शुरू की, और जो उन्हें लगा धमकाने के लिए हमको धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सब कुछ अपने पुरखों की जमीन बेचनी और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली रातों रात नामो निशान गायब हो गया। कह रहे जो हमारी जीवन शैली थी वो पूरी चली गई रातों रात। ओ दादू, और हमारी जमीन का उसका? 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों के साथ फिर वहां नहीं पाया। कह रहे फिर हम लोग वहां से चले आए। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़ा दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नहीं था। हम सब किराए पे कमरे के मकान में रहने लगे, और अपनी बेखौफ जिंदगी खुले माहौल में हमें बहुत याद आती है। उस साल के बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई। तुम यहाँ चले आए। बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए दोनों को हमने कई साल तक स्कूल नहीं भेजा। क्लियर है? मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई के इतने पीछे थे कि सारे बच्चे मजाक उड़ाते थे। हमारे घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे दोस्त कुछ बन गए हैं जो थोड़ी बहुत इंग्लिश ही बोल लेती हो। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव का बर्बाद होने से पहले देख सकता।
तुम फिर उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो कि वो काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी कि आदिवासी कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। उन्होंने कहा एक दिन मैं जो मेरी आदिवासी कहानी है मैं उस पर फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा है कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश में लाखों आदिवासी की कहानी से मिलती जुलती है। समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ें। आदिवासी कौन लोग हैं? अगर मैं पूछूं कि भाई जो आदिवासी हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या कुछ है, तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासी है। भारत की 8% पॉपुलेशन आज भी आदिवासी है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई के नाम सुना होगा। आदिवासी को सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। आदिवासी की संख्या काफी ज्यादा है और 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह हैं। आदिवासी समाज में औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इस वजह से आदिवासी जाति आधार पर समुदाय या राजाओं के शासन वाले समुदाय से बिल्कुल अलग है। कैसे हैं? इन सारे समुदाय से वो आपकी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आदिवासी में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म, ये सारे धर्म। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्मा, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं। इनका वहां निवास माना जाता है। आदिवासी गांव अक्सर जमीन के भीतर या निर्धारित पवित्र लताओं कुंजिकाओं की पूजा करते हैं। तो जो ग्राम है वो क्या करते हैं, जो वहां की पवित्र लता है और कुंजा उनकी बाप की पूजा करते हैं। जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है, जो उनके पूर्वज है उनकी। आदिवासी अपने आसपास में बौद्ध, ईसाई आदि धर्म, शैक्य, वैष्णव आदि से प्रभावित होते रहे। इसलिए सच में आदिवासी धर्म के आसपास साम्राज्यों का प्रचलन, प्रभुशाली धर्म का भी असर पड़ा और उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ और बंगाल में असम की शाक्तिक तांत्रिक परंपरा इसके उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी ने ईसाई धर्म को अपना लिया और आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो लोगों ने अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजों को इनमें अपनाया और आपने इनको देखा। क्लियर है? ये आपको इसमें दिखाई। तो आदिवासी कौन है अब आप आराम से देख सकते हो, पहचान सकते हो। क्लियर है? पढ़िए। इतना हो गया। अब देखिए, आदिवासी की अपनी भाषा रही है। आदिवासी जो लोग हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं और उनमें जाता संस्कृत से बिल्कुल अलग है और वो उतनी ही पुरानी है। भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धाराओं को, भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इन्हें संथाली बोलने वाले लोगों में संख्या सबसे ज्यादा है और इन्हें अपनी पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं और इंटरनेट पर आज भी ये पत्र पत्रिकाएं कैसी हैं, मौजूद है। ये परंपरागत पोशाक, आपके सजे चंदा से तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हें विशेष रूप से पेश किया जाता है। इसी आधार पर हम गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे हैं और पिछड़े हैं। हम केवल इनकी ड्रेस देख के कह दें कि भाई ये लोग पिछड़े हुए हैं, आदिवासी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा। स्कूल में उत्सवों, सरकारी कर्मचारी और किताबें, फिल्मों में उन्हें एक सदा रूप में एक ऐसा पेश किया जाता रहा है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाजते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी में
सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। आदिवासी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते और बहुत सारे लोग पहले मान लेते हैं कि बदलाव नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा है कि खास समुदाय को बनाई गई छवियों में देख के चलते हैं। इसकी वजह से समुदाय में अक्सर कितना भेदभाव रहता है। अगर आप कक्षा 6 में इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या स्थिति है और किस प्रकार का वो आपका भेदभाव इनका रहता है, आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं आदिवासी का विकास। जैसा कि आपने इतिहास में पहली पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। जैसे लोहे, तांबे, सोना और चांदी के अयस्क, कोयला और हीरे की कीमती इमारती लकड़ियां, ज्यादातर जड़ी बूटियां, पशु, मोम, लाख, शहद, स्वयं जानकारी हाथी के सही सेना रही, ये सभी जंगलों से मिलती है। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जंगल में बड़ा योगदान रहा। इनमें बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिला है और समझ आ गया है कि जंगल हमारी हवा और पानी के लिए उपलब्ध है और गुणवत्ताओं को गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है। पहले जो गुणवत्ता है उनको वो गहरे तौर पर प्रभावित करता है और 19वीं सदी के आखिर तक हमने सबसे बड़ा हिस्सा जंगलों में ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी तक के मध्य विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में गहरी पैठ थी, उनका जंगलों में पूरा नियंत्रण था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी रियासतें रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के आदिवासियों पर निर्भर थे। कैसे थे? ये सारी चीजें इनके आदिवासियों पर आपका निर्भर थी। देख लिया, जो आदिवासी हैं उन पर ही आपका निर्भर। आदिवासी और विकास। आदिवासियों की प्रचलित छवि किस प्रकार की है? लोग उन्हें पिछड़ा मानते हैं, कहते हैं वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, नाचते गाते हैं, मुकुट पहनते हैं। ऐसे लोग उनके प्रति धारणा और सोच को उत्पन्न करते हैं। क्या ये सोच रखना, क्या ये धारणा रखना सत्य है? चलिए, तो आदिवासी का इतना हमने देख लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इतना हम देख चुके हैं। चलिए, यह तस्वीर आदिवासी के प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज हाशिए और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजों को बनाकर आजीविका चलाते हैं, जिसकी जगह से ठहरा कर कम देते हैं और स्थानांतरित खेती की जगह पर लंबे समय तक एक स्थान पर खेती करते हैं। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है। पिछले 200 साल में आई आर्थिक बदलाव और वन नीति में निजी उद्योग और राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों में बागानों और निर्माण स्थलों और उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेल दिया जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा रहा है कि उन्हें वन क्षेत्रों पर ही कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन पर सीधी ताकत है या पहुंच है। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से उनको फांसी पर रखा गया है, कैसे उनको वंचित किया गया है, ये सारी चीजें। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने पढ़ लिया, जान लिया। आज के लिए हम लोग आपका इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।